तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैं आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी के प्यार और सहानुभूति के लिए जो इस चैनल पर नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, जितना प्यार आप हमको दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं मैं। और आज मैं ज्योग्राफी की एक और इंटरेस्टिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवसर की तलाश मत बैठिए। कभी भी जीवन में अवसर की तलाश में मत बैठिए, अवसर को खोजने की कोशिश कीजिए। जब आप अवसर को खोजने की कोशिश करेंगे, जब आप अवसर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी अवसर जो है वो आपको खोजने की कोशिश करेगा। आप अपने आप को कभी जीवन में अकेला मत समझिएगा, क्योंकि अगर आपकी नियति अच्छी है, आपके कर्म यदि अच्छे हैं, तो पूरा नेचर आपके साथ है, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। तो आज की एक और ज्योग्राफी की धमाकेदार क्लास चैप्टर नंबर 4 कक्षा 12 कला वर्ग में यूट्यूब की क्रांति, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आज की अपनी जो क्लास है वो होने वाली है प्राथमिक क्रियाएं के ऊपर। हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पहली बुक कक्षा 12 एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल की बात कर ली थी, जहां अपन ने समझा कि मानव किस प्रकार प्रकृति के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर क्रियाएं करता है। दूसरे चैप्टर में अपन ने बात कर ली थी जनसंख्या के बारे में, ठीक है, मानव भूगोल में जनसंख्या के बारे में अपन ने बात कर ली थी। तीसरे चैप्टर में अपन ने बात कर ली थी मानव विकास के बारे में, और अब चैप्टर नंबर 4 की अपन बात करते हैं प्राथमिक क्रियाओं की, ठीक है, कि मनुष्य यहां पर पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए कुछ क्रियाएं करता है। उन क्रियाओं का अध्ययन जो है हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट अपन देखते हैं आर्थिक क्रिया के बारे में। तो मानव के भी समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव को आय की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वो आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, ठीक है। मानव के भी समस्त क्रियाकलाप जिनको करने से मानव को आय या धन की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। अब इन आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, 4 सेक्टरों में इनको विभाजित किया गया है। सबसे पहले आती है यहाँ पर प्राथमिक क्रिया, क्योंकि इसी प्राथमिक क्रिया के ऊपर अपना जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 ये रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बहुत सी चीजें आती हैं, आराम से पढ़िएगा। प्राथमिक क्रिया आता है सबसे पहले, उसके बाद में द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया, यानी जहां मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है उन सेक्टरों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीयक और चतुर्थ क्रिया। अब अपन चैप्टर के अनुसार बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक क्रिया की, ठीक है। तो वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है, वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर होती है? प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है, क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कृषि, पशुपालन, संग्रहण, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन, ये आदि क्रियाएं इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। यानी मानव ने सर्वप्रथम कौन से कार्य करना शुरू किया था, उनकी अपन बात करते हैं। फिर दिया हुआ इसमें आदिम मानव द्वारा ज्ञात प्राथमिक क्रिया। आदिम मानव, जब मानव जीवन की शुरुआत हुई तो मानव ने कौन कौन सी क्रिया जो है वो करनी शुरू की थी? तो मानव जब आदिम अवस्था में था तब मानव आखेट किया करता था और भोजन संग्रहण किया करता था। यानी आखेट का मतलब क्या हुआ? मानव के शुरुआती जीवन में जब आदि मानव ना तो वस्त्र पहनता था, आदिम तरीके से अपना जीवन जीता था, तो आखेट के ऊपर ही क्या रहा करता था? निर्भर रहा था। यानी जंगली जानवरों को मारता था और उन्हीं का कच्चा मांस वो है खाता था। ये होता है आखेट, यानी शिकार करके पशुओं को, जंगली जानवरों को खाना। इसके अलावा भोजन संग्रहण, यानी भोजन, कंदमूल है ये इकट्ठे करना,
और जब शिकार ना मिले उस समय पर भोजन किए हुए संग्रहण से अपना जीवन यापन करना। इन दो प्रकार के कामों में वो कार्य करता था। ये प्राचीनतम ज्ञात प्राथमिक क्रियाएं। वही प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण मैंने आपको बताया बेटा, कृषि है, पशुपालन है, भोजन संग्रहण है, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना है, खनन, ये सब ध्यान दीजिएगा। ये सारे कार्य जो है ये प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर है? ये प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर है, क्योंकि कृषि, जिस धरातल पर कृषि की जाती है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है, और कृषि करने के लिए कुछ जलवायु की आवश्यकता होती है, वो जलवायु हमें प्रकृति देती है। पशुपालन के लिए भी हमें प्रकृति, नेचर जो है वो अवसर उपलब्ध करवाता है। तो किसे कहते हैं बेटा प्राथमिक क्रिया? वे समस्त क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है वे क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। चाहे मछली पकड़ना हो, चाहे लकड़ी काटना हो, चाहे खनन विधि करना हो, ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। बेटा आजकल एक ट्रेंड में चल रहा है इंस्टाग्राम पे, आजकल लोग जो है वो क्या करते हैं, रील डालते हैं, देखो आंधी आ रही है, आंधी आ रही है, परले आ चुका है पृथ्वी पर, ठीक है। इस प्रकार से बताना शुरू करते हैं, लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर पता नहीं मिलियन मिलियन लाइक आते हैं, ठीक है। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं कौन सा परले आ गया। ये परले आज से 10-12 साल पहले भी था, ऐसे ही आंधी आती थी बेटा, लेकिन तब ये फोन नहीं होते थे, तब ये इंस्टाग्राम नहीं होते थे, तब ये रीलें नहीं होती थी, जिस कारण अपने को इस परले का पता नहीं चलता था। कुछ परले नहीं है, ये सब प्राकृतिक चीजें है, ये हमेशा से होती हुई आई है, ये प्रकृति करती है, ये नेचर करता है, ये नेचर का नियम है। क्योंकि कहते हैं ना, समय जो है वो अपने आप को दोहराता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो समय आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन पशुचारण की तरफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो कि आप पशुपालन आया है प्राथमिक क्रियाओं के अंदर, कृषि की विभिन्न प्रकारों की भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे हम पशुचारण। क्या होता है बेटा पशुचारण? आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने महसूस किया कि पशुपालन भी किया जा सकता है, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ आखेट किया इससे जीवन, यानी आदि मानव जीवन कैसे जीता था, उसका एक ही उद्देश्य था, सिर्फ अपना पेट भर जाए, ये उसकी आखिरी क्रिया है। लेकिन धीरे धीरे मानव को महसूस हुआ कि सिर्फ आखेट करने से, शिकार करने से जीवन यापन नहीं किया जा सकता, तो उसने अपने समय टाइम पास करने के लिए, कहने का मतलब है समय काटने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए पशुचारण का सहारा लिया। जिसमें सबसे पहले हम पशुचारण की बात करते हैं, चलवासी पशुचारण। क्या होता है बेटा चलवासी पशुचारण? यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय, प्राचीन समय से चला आ रहा है ये व्यवसाय। चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारे व जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, चलवासी पशुचारण, ठीक है। ये प्राचीन जीवन निर्वाह का एक पशुचारण पद्धति है, जिसमें पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते हैं, चारे और जल की खोज में, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? अफ्रीका, मंगोलिया, मध्य चीन, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। ये इसके क्या है बेटा? ये इसके प्रमुख क्षेत्र है। ऋतुओं के अनुसार स्थान परिवर्तन ये लोग करते हैं, जैसे ऋतु परिवर्तन होती है उसी के अनुसार ये स्थान परिवर्तन होते हैं, क्योंकि प्रकृति के ऊपर इनका पूरा, नेचर के ऊपर इनकी जो पूरी चीजें हैं वो चलती है, ठीक है। कि भाई कहीं पे घास किस समय कहाँ पे मिलेगा, ये चीजें होती है। तो कैसे ये ऋतु प्रवास करते हैं, कैसे स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, इसकी अपन बात कर लेते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय भागों की तरफ, गर्मियों के अंदर ये ऋतु प्रवास करने वाले जो समुदाय है ये मैदानी भाग से पर्वतीय भागों की तरफ, और शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी भागों की तरफ ये क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में गुजर, बकरवाल, गद्दी व भूटिया लोग क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन कौन से पशु जो है ये पालते हैं चलवासी पशुचारकों में? तो प्रमुख रूप से भेड़, बकरी व ऊंटों को पालते हैं। पूंजी की प्रधानता जो है इस पशुचारण में नहीं होती है, प्राकृतिक रूप से पशुओं को जो है वो पाला जाता है, ठीक है।
और वर्तमान समय में धीरे धीरे चलवासी पशुचारकों की संख्या घट रही है। वो क्यों घट रही है? इसके दो कारण हैं। पहले, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। विभिन्न देशों द्वारा राजनीतिक यानी कि जो बॉर्डर है वो बना दिए गए हैं, जिसके कारण क्या है, ये पशुचारण जो है धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है। कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। कई देश है वो नई बस्तियों की क्या बना रहे हैं? योजना बना। पशुचारण की बात कर ली। अब चलवासी पशुचारण के बाद में अपन बढ़ते हैं वाणिज्य पशुधन पालन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले अपन ने चलवासी पशुचारण में पढ़ा था कि पशुओं को प्राकृतिक रूप से पाला जाता था। ठीक है, वो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चराने के लिए भोजन की तलाश में ले जाया जाता था। अब और उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई। अब जो नया प्रचलन आया पशुपालन का, वो आया वाणिज्य पशुधन पालन। ध्यान रखना, वाणिज्य पशुधन पालन का यह प्रकार पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। यानी विश्व के जो विकसित भाग है उनमें वाणिज्य पशुधन पालन है वो किया जाता है। ये किससे प्रभावित है? ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित। वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित व पूंजी प्रधान होता है। पहले अपन ने चलवासी पशुचारण में पढ़ा था कि पूंजी की प्रधानता नहीं होती है क्योंकि प्राकृतिक रूप से पशुओं को पाला जाता है। तो यहाँ जो ये वाणिज्य पशुधन पालन है ये देखिएगा व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। पूंजी की प्रधानता है, क्यों है पूंजी की प्रधानता आप देखते हैं। इस प्रकार के पशुपालन में एक निश्चित स्थान विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर पशुओं को जो है वो रखा जाता है। एक विशाल भूखंड होता है, बाड़बंद एक भूखंड होता है जिनके अंदर फॉर्म के अंदर पशुओं को जो है वो पाला जाता है, यानी इनको रखा जाता है, इनकी व्यवस्था की जाती है। पशुओं की चारे व पानी की व्यवस्था स्थायी रूप से फार्म पर की जाती है। इसी कारण ये पूंजी प्रधान है क्योंकि चारे व पानी के लिए इनको भटकना नहीं पड़ता चलवासी पशुचारण की तरह। इनकी स्थायी रूप से व्यवस्था की जाती है। चारे व पानी की स्थायी रूप से पशुओं की क्या की जाती है? व्यवस्था की जाती है। पशुओं को प्राकृतिक रूप से नहीं पाला जाता है, पशुओं को वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है। पशुओं को वैज्ञानिक तरीकों से जो है पाला जाता है। इसके बाद में अपन प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इसके प्रमुख क्षेत्र है विश्व के विकसित भाग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में ये जो वाणिज्य पशुधन पालन है ये किया जाता है। इसके अलावा एक ही प्रकार के पशुओं को इसमें पाला जाता है। एक ही प्रकार के पशु, जैसे मान लो भेड़ पाली हुई है तो भेड़ से क्या उत्पादन किया जाता है? ऊन उत्पादन की जाती होगी, जाहिर सी बात है। तो ऊन का उत्पादन वहां पर किया जाता है। तो एक ही प्रकार, यानी भेड़ों के लिए वो फार्म बनाए तो भेड़ ही पाली जाएगी, दूध के लिए वो किया गया तो दूध, जैसे बकरी है, गाय है, बैल है, घोड़े हैं। अब इनका उपयोग मांस, खाले एवं ऊन का प्रयोग करने के लिए ये लोग करते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना इनका उद्देश्य, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना इनका उद्देश्य है। जीवन निर्वाह नहीं करना है इनको, पैसा कमाना इनका उद्देश्य। अब बात करते हैं हम कृषि। हमने पशुपालन के दो प्रकारों की बच्चों बात कर ली है, वाणिज्य पशुधन पालन और चलवासी पशुपालन की। ठीक है, जहां अपन ने दोनों की विशेषताओं की बात कर ली है। कई बार ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वाणिज्य पशुधन पालन और चलवासी पशुचारण में अंतर बताइए। तो ये पॉइंट आप यहां से याद कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज आप उतार लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन आ भी जाएगा एग्जाम के अंदर तो आप बिल्कुल फिट टू फिट ऐसा कराना, पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। कृषि की बात करते हैं तो कृषि के जो प्रकार बताते ना कि भाई प्राथमिक क्रियाओं के अंदर अब कृषि भी आती है। पशुचारण की बात कर ली, कृषि की बात करें तो आदि मानव ने सबसे पहले कृषि का कौन सा प्रचलन है वो शुरू किया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निर्वाह कृषि की। तो यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। यानी पहले के टाइम में जब मानव ने कृषि करना शुरुआत किया तब पूरी पृथ्वी पर क्या हुआ करते थे बेटा? जंगल हुआ करते थे, पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो मानव ने क्या किया, इन पेड़ों को काटना जो है वो शुरू कर दिया और एक छोटा जो भूखंड है वो इन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। उसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। तो इस कृषि में मानव प्राचीन औजारों को जैसे कुदाली, फावड़ा, इस प्रकार के औजारों का निर्वाह कृषि के अंदर उपयोग करता है, प्रयोग करता है। मानव अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए निर्वाह कृषि है
वो करता है। निर्वाह कृषि का मतलब क्या हुआ, अपने परिवार का अपना भरण पोषण हो जाए, लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं है। तो ये हो गई क्या आपकी निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। निर्वाह कृषि को मुख्य रूप से दो भागों में, ये आ गया आपका आदिम कालीन निर्वाह कृषि, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं बेटा स्थानांतरित कृषि। क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि, स्थान परिवर्तन किया जाता है। यह आदिम कालीन निर्वाह कृषि आ गई। उसके बाद में जो निर्वाह कृषि का दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, गहन निर्वाह कृषि। अपन अब समझते हैं आदिम कालीन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्या है प्यारे बच्चों, इस कृषि में वनस्पति को काटकर तथा जलाकर भूखंड को तैयार किया जाता है और जली हुई राख को उर्वरक के रूप में मृदा में मिलाया जाता है। सबसे पहले पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को जलाया जाता है और जली हुई राख को मृदा में मिलाया जाता है। और जब जली हुई राख को मृदा में मिलाया जाता है तो बेटा इसको क्या बोला जाता है, इसे कर्तन व दहन कृषि भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि क्यों कहा जाता है, तो इसमें आपको लिखना क्या है कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो राख है पेड़ पौधों की उसको मृदा के अंदर मिलाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कर्तन व दहन कृषि भी कहा जाता है। विशेषताओं की अपन बात कर ले छोटे तौर पर, तो खेतों का आकार छोटा होता है, कहते हैं ना छोटे भूखंड तैयार किए जाते हैं, तो खेतों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। दूसरा पॉइंट, यह कृषि पुराने औजारों से की जाती है, यह कृषि पुराने औजारों से की जाती है। कुछ समय यानी 3 से 5 वर्ष के बाद में एक स्थान को छोड़ दिया जाता है, यानी एक स्थान छोटा भूखंड तैयार किया गया, 3 से 4 वर्ष वहां पर कृषि की गई, उसके बाद में स्थान परिवर्तन है वो कर दिया जाता है इस प्रकार की कृषि में। तो ये हो गई क्या, आदिम कालीन निर्वाह कृषि की मुख्य। जो लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो स्थानांतरित कृषि के बारे में, विशेषताओं के बारे में आपने पढ़ा, आदिम कालीन निर्वाह कृषि विशेषताओं में पढ़ा। स्थानांतरित कृषि है उसको विश्व की में अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। सबसे पहले नाम आता है झूमिंग, ठीक है, झूमिंग नाम से स्थानांतरित कृषि को कहा जाना जाता है। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि को। उसके बाद में बात कर ले अपन मिल्पा, मिल्पा नाम से मध्य अमेरिका में मेक्सिको में इसको जाना जाता है। मिल्पा नाम से स्थानांतरित कृषि को जो है मध्य अमेरिका व मेक्सिको में जाना जाता है। उसके बाद में लादांग नाम से मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को है जाना जाता है। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं अपन गहन निर्वाह कृषि। अपन ने बात कर ली निर्वाह कृषि के दो प्रकारों में, जिसमें आदिम कालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि की अपन बात करने वाले हैं। अब गहन निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार हैं। गहन निर्वाह कृषि का पहला प्रकार है चावल प्रधान निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं की अपन बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में चावल जो है वो प्रमुख फसल होती है, खेतों का आकार छोटा होता है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर है उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की। सेम टू सेम विशेषता यही रहेगी, बस एक बात बदलेगी चावल वाली। यहाँ पर चावल प्रधान, यहाँ क्या लग गया चावल रहित। तो यहाँ पर चावल जो वो प्रमुख फसल नहीं है, इसके स्थान पर गेहूं सोयाबीन जो ये फसलें प्रमुख रूप से बोई जाती है बेटा, ठीक है, और सिंचाई के द्वारा फसलें तैयार की जाती है। बस ये दो पॉइंट अलग है, बाकी सेम टू सेम है सारा वही। खेतों का आकार छोटा, भूमि का गहन उपयोग, मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है, उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर का उपयोग है वो किया जाता है। बस इसमें दो पॉइंट चेंज हो जाएंगे, एक तो चावल की जगह पर आ जाएगी गेहूं सोयाबीन व जौ की फसलें प्रमुख रूप से बोई जाती है और सिंचाई से जो फसलें है वो तैयार की जाती है। अब बेटा अपन चलते हैं किसमें, रोपण कृषि में। बहुत इंपॉर्टेंट कृषि का प्रकार जो विदेशी लोग यूरोपीय लोग भारत में लेके आए थे, बाहर के लोग भारत में लेके आए, कृषि का नया रूप आपको देखने को मिलेगा। ये रोपण कृषि,
यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया। औपनिवेशीकरण का युग चल रहा था। जो ब्रिटेनी है, फ्रांसीसी है, डची है, ये लोग जब भारत भ्रमण करने आए, ये विश्व के अनेक भागों में गए तो कृषि के नए प्रारूपों को वहां पर लेके गए। ठीक है, यह जो रोपण कृषि है, यह बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली, ठीक है, वृहद स्तर पर लाभ कमाने के लिए रोपण कृषि है, उसका जो है प्रचलन शुरू हुआ। यूरोपीय औपनिवेशीकरण युग के दौरान यूरोपीय लोग रोपण कृषि को विश्व के अनेक भागों में लेके गए थे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, यह वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली। प्रमुख फसलें इसमें कौन से? रोपण कृषि की प्रमुख फसलें चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, ये सारी जो है ये प्रमुख फसलें हैं रोपण कृषि की। ठीक है, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं विशेषता की। तो रोपण कृषि में क्षेत्र का जो विस्तार होता है, भूखंड का जो विस्तार होता है, ये विस्तृत होता है, बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी के आधार में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रबंधन अच्छा चाहिए। ठीक है, और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग है वो फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। यह एक फसली कृषि है, एक ही प्रकार की फसल पर इसमें जोर दिया जाता है। भाई एक ही फसल बोए, जैसे रबड़ बोलिए तो रबड़, कपास बोलिए तो कपास, एक फसली है, ज्यादा लाभ कमाने के लिए ये की जाती है। इस कृषि को करने के लिए श्रमिक जो है वो सस्ते मिल जाते हैं और अधिक लाभ कमाने के लिए यह जो कृषि है की जाती है। तो ये हो गई आपकी रोपण कृषि। ठीक है, कृषि के कुछ प्रकारों को अपन ने पढ़ा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।